नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हमारा ये पहला एपिसोड कहानी कुर्सी की का होता है हमेशा बिहार पर, तो ये बिहार स्पेशल है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ गए हैं, तो स्वागत आपका भी। प्रोफेसर संगीत रागी जी बिहार की यात्रा से लौटे हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत समीर जी आपका भी। कहानी कुर्सी की में आज हम नीतीश कुमार की थोड़ी ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि एक सर्वे भी आया है। इनफैक्ट 2 सर्वे हैं। पहले इससे मैं आपको एक सर्वे दिखाऊंगा, अगले इससे मैं दूसरा सर्वे दिखाऊंगा। और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में इस बार जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उसकी बड़ी चर्चा 1-2 रोज से होने लगी है। कल भी हमने ये बात की थी, खासकर कल जब दिन भर बताया जा रहा है कि काफी बारिश रही बिहार में। उसके बाद कई लोगों के हेलीकॉप्टर नहीं उड़े तो वो पटना में ही रह गए, लेकिन नीतीश कुमार ने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया, गाड़ी से निकले और कई सीटें उन्होंने कवर की। बताया जा रहा है 7 रोड शो और सभाएं कल उन्होंने सड़क मार्ग से की। रात को फिर अपने एक कार्यकर्ता के घर में भी रुक गए। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, नीतीश कुमार कितने कंट्रोल में हैं उसकी लेकर बहुत सारे सवाल होते थे, लेकिन प्रचार में कम से कम ऐसी कोई कमजोरी दिखाई दे नहीं रही। अब यह भी नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने भी सब कुछ झोंक रखा है इस चुनाव के अंदर। अब आज उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है अपने समर्थकों के लिए, और नीतीश कुमार ने इस संदेश में बिहार के लोगों से एनडीए के लिए वोट देने की अपील की और कहा कि जब उन्हें बिहार मिला था तो वो किस कंडीशन में था और उन्होंने बिहार को कितना कुछ बदला। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पहले बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था, अब बिहारी किसी को कहें तो वो सम्मान महसूस करता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो किया बिहार की जनता के लिए किया। तो ये नीतीश कुमार का एक किस्म का एक इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश बिहार की जनता के साथ एक वीडियो जारी करके उन्होंने की। देखिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं नीतीश कुमार अपने अगले बयान, उसी जो उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया उसके अगले हिस्से में कह रहे हैं कि बिहार में महिला वोटर्स, ये भी सब जानते हैं कि महिला वोटर्स नीतीश कुमार को ज्यादा संख्या में वोट करती हैं, जातियों से ऊपर उठकर उनका समर्थन करती आई हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर महिला कार्ड खेला। उन्होंने महिलाओं से एनडीए को वोट देने की अपील की और कहा कि पहले की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया था, लेकिन हमने 20 साल में महिलाओं का सशक्तिकरण किया। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। नीतीश कुमार जी अपने सुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस वीडियो में नीतीश कुमार अपील करते हैं कि मैंने अब बिहार को अपराध से मुक्त किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की, मतलब मोदी और नीतीश कुमार की जरूरत है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। अब जो लोग नीतीश कुमार को लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अगर नीतीश कुमार के ये वीडियो अभी देखे होंगे तो
उसमें उनको लगेगा कि नीतीश कुमार वाला कलेवर, फ्लेवर, तेवर वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह बहुत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है नीतीश जी से ये कहा गया हो कि मतलब नेता लोग लिखा हुआ भाषण भी पढ़ते हैं, सामने भाषण दिया जाता है उसको भी पढ़ते हैं, कुछ नेता अपने से बोलते हैं, लेकिन ये तो चुनाव है। लेकिन नीतीश जी क्या कनेक्ट कर पा रहे थे व्यूअर्स से, इसकी बात हम लोग अभी करते हैं। लेकिन फिर भी बिहार में अचानक कहा जाने लगा है नीतीश कुमार इज बैक। अब एक पोस्ट देखिए, संजय झा जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया है इनकी तस्वीरों के साथ, और इसमें संजय झा लिखते हैं कि बारिश क्या रोक सकेगी जन नेता के हौसलों की उड़ान को। तस्वीरें नीतीश कुमार के मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र की रोड शो की हैं। कल भी संजय झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा था कि खराब मौसम, रुक रुक कर बरसात, इस सब के बीच नीतीश कुमार ने 250 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी यात्रा की है। 11 विधानसभा क्षेत्रों में भव्य रोड शो के साथ उन्होंने लोगों से संवाद किया है। अब कल की बात कर लें तो समस्तीपुर जिले में वो गए तो मोरबा, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा, वारिसनगर, दरभंगा जिले में पहुंचे तो बेनीनगर, कुशेश्वर स्थान, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, मधुबनी जिले में फूलपरास, लौकहा विधानसभा, इन तमाम जगहों पर वो जा रहे हैं। और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं गए तो गाड़ियां लेकर के वो निकल पड़े और जनसंपर्क में चले गए। तो नेता को ये सब करना पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए तो कहा जा रहा था कि वो तो इस अवस्था में ही नहीं है। अब नीतीश कुमार को लेकर उनके साथी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से शांभवी चौधरी, उन्होंने भी कुछ लिखा। उन्होंने भी इनकी तस्वीरें शेयर की और लिखा कि खराब मौसम था लेकिन नीतीश कुमार सड़क से समस्तीपुर पहुंचे और उनके जज्बे और ऊर्जा से हम सबको प्रेरणा मिल रही है। तो अब हम लोग ये चर्चा इस प्रोग्राम में भी पिछले 3-4 रोज से कर रहे हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को यूं उठा करके चल रहा है। नीतीश कुमार ठीक है, नीतीश कुमार के काबू में है सब कुछ, नीतीश कुमार पूरी तरीके से इन कमांड है। वो ये दिखाना चाहता है क्योंकि इस चुनाव में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि नीतीश कुमार शिथिल पड़ गए। तो ये बात भी है। अब एक आपको मैं बयान सुनाता हूं, प्रशांत किशोर का बयान, थोड़ा सा आप 5-7 दिन पुराना है। हम लोग जब पटना गए थे तो वहाँ पर प्रशांत किशोर एक कार्यक्रम में हमारे आए थे, तो इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहा था। वैसे तो वो विरोध ही करते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कही जो इनकी तारीफ में थी। उन्होंने कहा कि जब ये सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दें, समझ लीजिए नीतीश कुमार उसी वक्त सबसे ताकत से खड़ा होगा। प्लस ये है कि नीतीश कुमार वो उस तरह के नेता हैं जो ही डज पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस। मतलब जब बिल्कुल कमजोर आपको दिखेंगे ना, तब वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जैसे वाजपेयी जी हैं, नीतीश जी हैं, नरसिम्हा राव हैं, ये उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जो कि आपको मजबूत दिखेगा नहीं, लेकिन यही उनकी ताकत है, वो मजबूत दिखते नहीं है। दे डू पॉलिटिक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, और सबको लगता है भाई इससे चलिए इन्हीं को मान लो, कोई उनसे डरता नहीं है, ये उनकी ताकत है। अब इसको प्रोफेसर साहब समझाएं और आप थोड़ा अपने ताजा अनुभव भी बताएं, बिहार से लौटे हैं। पहले तो ये क्या पॉलिटिकल थ्योरी बता रहे थे? ये इनके कहने का बहुत साफ साफ है कि आज भी नीतीश कुमार बिहार के सबसे जिसे कहते हैं ताकतवर और पॉपुलर फिगर हैं नेताओं के बीच में। और 2-3 चीजें आई हेलीकॉप्टर को लेकर के। हेलीकॉप्टर तो पटना एयरपोर्ट पर आप देखते हैं तो जैसे घरों में ट्रैक्टर आजकल हो गया है ना, तो ट्रैक्टर ऐसे हेलीकॉप्टर वहाँ पर लगी होती थी। कल जब हम लॉन्च में थे तो उधर से मनोज तिवारी जी आए, कहा हेलीकॉप्टर रेडी करो, है ना, और इसके बाद वो 2 मिनट में आया, उसके बाद हाँ गाड़ी लगाओ, उड़ गए। वैसे ही जितने नेता आ रहे हैं वो पूरी कतार लगी हुई है पटना एयरपोर्ट पे। लेकिन ये बात बहुत सही है कि परसों पटना में जब मैं था तो सब यही चर्चा का विषय था कि इस नेता के आज रैली नहीं हुई है, कल उनकी नहीं रैली हुई, परसों में, लेकिन नीतीश कुमार की रैली नहीं हुई। और पटना में बारिश हो रही थी, पटना के हाजीपुर, मुजफ्फरनगर, सब जगह बारिश होती रही थी। हम लोग रात में 3:30 बजे लौट करके आ रहे थे, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर वगैरह सारे उस इलाके से, दरभंगा के इलाके से घूम करके होटल 3:30 बजे पहुंचे थे। बारिश लगातार हो रही थी। नीतीश कुमार की रैली ने होती रही, उनकी रैलियां नहीं रुकी। और जो जिसके बारे में कहा जाता है ना, एक और चीजें जो महत्वपूर्ण बातें बिहार में जाकर के देखने को मिली कि जो 2020 में जो नीतीश कुमार के खिलाफ लोग बात करता था, आज के दिन में नीतीश कुमार के खिलाफ जनता एक शब्द नहीं बोल रही है। इतना उल्टी पलटी के बावजूद मैं वही कह रहा हूं। मैं तो मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये हुई
कि पिछली बार जब हम गए थे बिहार में तो लोग कहता था ये पलटूराम है, ये पलटुआ है। माने जो भी अपशब्द कहा जा सकता था वो अपशब्द नीतीश कुमार के बारे में बोला जाता था। अब ये सिंपैथी है उनके लिए या उनकी स्वीकार्यता इतनी है, बड़ी है? बिकॉज आप देखिए राजनीति तो जिसमें कंपैरेटिव होता है ना कि इधर कैसा है इधर कैसा है, दोनों के बीच में आपको चुनाव करना होता है। तो लगता है कि यार इस जंगल राज वाली थियरी इतनी बढ़ गई है, इतना अंदर तक चला गया है कि वो बार बार लोग को, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें सक्सेसफुल हो गई है। वो जो बार बार जो याद दिलाया जा रहा था कि, और हर गली मोहल्ले में, इस मोहल्ले में मजेदार बात है कि ये बड़े बड़े केसेस नहीं गिनाए जा रहे हैं, 12 में क्या हुआ, सनारी में क्या हुआ, ये सब चीजें नहीं गिनाई जा रही। इस गांव में इस जगह पर कौन किसको मर्डर किया गया था, किसका अपहरण हुआ था। तो लोकल स्तर पर जितने उस समय जंगल राज, एक बहुत अच्छा एक ट्वीट आया था, बोला जंगल राज कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है, वो बिहार की एक सच्चाई है जिसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो लोग पुरानी स्मृतियों को लाकर के अपने आप को खड़ा सच्चाई उठ खड़ी हुई है। अब मैं जो सर्वे आपको दिखा रहा था प्रोफेसर साहब के ये अनुभव और इस सर्वे में देखिए कहां मेल है। ये सर्वे किया जीवीसी ने, कल ये सर्वे प्रकाशित हुआ है तो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ये सर्वे बता रहा है साहब कि एनडीए को 41 से 43% वोट मिल सकता है, महागठबंधन को 39 से 41% वोट, मतलब 2% वोट का अंतर दोनों महागठबंधनों में। ये जीवीसी का सर्वे बता रहा है। ये कोई बहुत एक तरफा वाला मामला तो नहीं है, 2% का अंतर है। लेकिन जब आप इसको पिछले चुनाव से कंपेयर करेंगे तो 0.03% का अंतर था। इस बार सर्वे कह रहा है कि 2% का अंतर जो है वो दोनों महागठबंधनों में रह सकता है, लेकिन फिर भी कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं दिखाई दे रही महागठबंधन के लिए। सीटें भी देखिए क्या दी हैं जीवीसी की सर्वे ने। एनडीए को 120 से 140 सीटें और महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा इस सर्वे में दावा किया जा रहा है। तो यहां भी आप देखें तो बहुत मतलब मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है एनडीए को, लेकिन बहुत पीछे महागठबंधन इसमें दिखाई नहीं देता है। एक टिप्पणी इसमें कर दूं जी, जितने लोगों से बातें की, और बात करने का, मैं कोई होटल में लोगों से नहीं बात किया, चाय की दुकान पे बात की, रिक्शा वालों से बात की, टैक्सी वालों से बात की, पान की दुकान पर बात की, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, हमारे समय की जो ट्रेनिंग, जो बड़े बुजुर्ग पत्रकार कहते थे कि कैसे लोगों का मूड सेंस करोगे, उनमें किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। सभी ने यह बात कही कि भारतीय जनता आपको एक सेंस मिला कि ये वन साइडेड इलेक्शन है। वन साइडेड नहीं, टफ इलेक्शन है। मैं फिर वो दोहरा रहा हूं, टफ इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी कंप्लेसेंट नहीं हो सकती। और मैंने देखा कि रात के 2-2 बजे तक वो लोग मीटिंग ले रहे हैं, ये अच्छी बात देख करके लगी। मुजफ्फरपुर में मैं देखा महेंद्र पाल सिंह वहां पर थे और करीब 1:30 बजे रात में भी वो मीटिंग ले रहे थे। ठीक है सर। तो मुझे लगा कि मैंने मेहनत लोग कर रहा है वहां पे। वोट में 2% का अंतर, सीट में 25 से 30 सीट का अंतर, तो इसमें ये सर्वे जो है वो दिखाई दे रहा है। तो त्रिपाठी जी पहले बताइए ये सर्वे जो बता रहा है। नहीं देखिए, सर्वे बाद में बात करेंगे, पहले नीतीश जी बात करें। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। क्योंकि हम लोग तो, और मैं निजी तौर पर बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं रहना चाहिए, उनको उसकी स्थिति नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो नहीं बनेंगे। उस अपने विचार पर मैं अभी भी कायम हूँ। लेकिन सचमुच पिछले 3-4 दिनों से नीतीश कुमार के शेड्यूल, नीतीश कुमार के राजनीतिक कार्यक्रम, उनके रोड शो, उनकी रैली, उसको देखने के बाद लगता है कि नीतीश कुमार ने अच्छे से जमीन पकड़ रखी है। फिर मैं सलाह दूंगा, कई बार जैसे क्रिकेट में कहा जाता है ना कि आप शानदार जब खेल रहे हों तब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। 20 के बाद ही इनको ले लेना चाहिए था। 25 के चुनाव में फिर चरम पर जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि रिटायरमेंट ले लें। लेकिन उनके ऊपर टिप्पणी करने की स्थिति में कोई नहीं। वो विपक्ष जो हमलावर होता था वो अब न उनको सहानुभूति के तौर पर बहुत कह सकता है, न उनके ऊपर हमला कर सकता है कि आप बेकार हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। और इससे इतर मैंने अभी आज सुबह ही उसको देखा, नीतीश कुमार के सोशल मीडिया खाते से बाकायदा कुछ फैक्ट और फोटोज दिए गए। वो बड़े कमाल। बिजली व्यवस्था की जो बात, बिजली के फोटो, कितनी बिल्डिंग बनवाई है पटना की अलग अलग जगहों पर। और ऐसा नहीं कि लिख दिया कि हमने 100 बिल्डिंग, ऐसे नहीं है।
बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है और ऐसे बिल्डिंग की फोटो लगाई हुई है, और सचमुच आप उनको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई नीतीश कुमार ने जो सुशासन ये कहते हैं वो सुशासन, ये ऐसी तस्वीरें, ये बिजली वाली है, ऐसे ही एक्सप्रेसवे की, ऐसे ही जो वहां अलग अलग बिल्डिंग बनी है, ऐसा ITI की, ऐसे पॉलिटेक्निक की। मुझे लगता है नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने कुछ कमाल का काम किया है पिछले कुछ दिनों में, जो शायद लोगों की नजर में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी नजर में देर से आए, समय से आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता की बिहार की अगर नजर में आ रहा है तो यकीन मानिए कि कोई मुश्किल है। अब आप जो कह रहे हैं कि नंबर वाला, देखिए नंबर तो चूंकि इस बार मैं सीटवार बहुत समय नहीं मिल पाया कि उस तरह से देखूं, लेकिन मुझे लगता है प्रचंड बहुमत एनडीए को मिलेगा। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रचंड की डेफिनेशन बताइए ना। लेकिन देखिए, जब आप प्रचंड कहते हैं तो आप उसको मध्य प्रदेश कह लें, महाराष्ट्र कह लें, मतलब जिस तरह से चाहें, गुजरात कह लें, कहां तक जाएगा वो आप उस पर बात कर सकते अपोजिशन हैं। का सुपड़ा साफ कहते हैं उसे, लगभग आप मान लीजिए, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि आरजेडी बहुत स्ट्रांग है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि आरजेडी कमजोर है, आरजेडी बहुत स्ट्रांग है, अपनी सीटों पर बहुत ताकतवर है। अब वो 50 से 70 के बीच में कहां रह जाएंगे, ये असली खेल है, इसको अच्छा, समझिए। चलिए ठीक है। मैं तो और इसमें एक और बात मैं बोल दूं, पिछली बार जैसे 74 और 43 थे ये, तो दोनों मिला के भी बहुमत नहीं पा रहे थे, 122 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे थे। इस बार इन्हीं दोनों को मिलाकर 122 से बहुत अधिक सीटें मिलने वाली हैं, ये इसको तय मान लीजिए। अब देखें, ये इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कह दी। तो इसमें सीट वाइज आंकड़ा भी दिया है जीवीसी ने पोल में। फिर दोहरा दूं, ये सर्वे एनडीए को 120 से 140 मतलब 122 बहुमत की लकीर है, तो वहां तक आराम से। महागठबंधन को 93 से 112, वोट शेयर में 2% का अंतर दिखा रहा है। बीजेपी को दे रहा है 70 से 81 सीटें, पिछली बार 74 थी। मीन निकालेंगे इसका एवरेज तो वहीं आ गया ये, तो बीजेपी लगभग वहीं बता रहा है ये। आरजेडी को इस बार दे रहा है 69 से 78, उसको पिछली बार 75 मिली थी, तो वो भी कमोबेश वहीं पर। दोनों मतलब बड़ी पार्टियां लगभग वहीं खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कितना दे? 78 बीजेपी 70 से 81, आरजेडी 69 से 78। आगे देखिए साहब, जेडीयू 42 से 48, तो वो भी ये भी वही है जहां पिछली बार थी। 43 सीट आई थी पिछली बार, ये करें इस बार। एक सर बता दूं, डेटा दे दूं, इनकी सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी और आरजेडी लगभग वहीं जहां थी, दोनों नंबर 1 नंबर 2 पार्टियां। नंबर 3 पर जेडीयू जैसे पिछली बार थी उसी लगभग 50 से नीचे, और ये नीतीश कुमार के लिए खराब प्रदर्शन माना जाता है अगर उनकी सीटें 50 के नीचे रह जाती हैं। तो 101 सीट वो लड़ रहे हैं। एलजेपी रामविलास 5 से 7 सीटें, पिछली बार अलग लड़े थे तो 1 सीट मिली थी, इस बार कितनी लड़ रहे हैं सर? 29 सीट में 28, एक तो वो हो गया, चले तो 28 मान लें, 28 में 5 से 7, तो ये तो बड़ा खराब स्ट्राइक रेट है, कोई ठीक तो नहीं है। हम पार्टी को 2 सीटें, पिछली बार 4 मिली थी, तो हमको 2 का नुकसान। आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी को देखें, कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़के 19 लाई थी, इस बार वो 61 सीटें लड़ रही है और 9 से 17 की रेंज दी है। तो इसको भी अगर हम लोग जो है आधा कर लें तो वो 13-14 सीटें, नीतीश जी की सीटें 60 से कम नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं इसमें जेडीयू को कम दिखाया जा रहा है, जेडीयू कम है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी इसमें कम दिखाया जा रहा है। सीपीआई एमएल को 12 से 14, पिछली बार 12 थी, लगभग वही। सीपीआई और सीपीआई एम को मिला के 4 थी, इस बार ये कह रहे हैं बेस्ट केस में 3 सीट मिल सकती है उनको। जन स्वराज को 6 से 7% वोट और सिर्फ 1 सीट। ये उसी फेर में है जैसा मतलब जो अभी हम पिछले 1 महीने से लगभग सुन रहे हैं जन स्वराज का। अंडर 10% वोट और सीट जो है कोई अनुमान नहीं लगा रहा था, ये 1 सीट दे रहे हैं। और एआईएमएम, बसपा और बाकियों को मिलाकर के 8 से 10 सीट। विजय जी, मोटे तौर पर मतलब ठीक ठाक सही लगता है यदि यहाँ से देखा जाए, और कोई बदलाव नहीं दिख रहा इसमें। यदि 2020 के चुनाव नतीजों को देखें और इसको देखें तो कोई बहुत बड़ा मोटा वैसा का वैसा ही है। और यदि जनस्वराज पार्टी को 6% वोट मिलेंगे तो 1-2 सीट ही मिल सकती है। मतलब जब वो 10% से ऊपर जाते तब नंबर ऑफ सीट्स अचानक बढ़ सकता है। 6% वोट पर तो वोट नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार जी बारिश में जा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वास्थ्य है, वो सब है। हर्षवर्धन जी की बात पर मैं जाता हूँ कि नीतीश कुमार जी को रिटायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता। लेकिन हर्षवर्धन जी का भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक कनेक्ट रहता है, तो उनके पास वो खबर रहती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना। तो वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या नीतीश कुमार जी को फिर से बनाने की है या रिटायर करने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये ना लगे कि वो रिटायर कर रहे हैं उनको। वैसे जितने आपने पोस्ट दिखाए इसमें बीजेपी का एक भी पोस्ट नहीं है। नीतीश कुमार, बीजेपी ने कह दिया वैकेंसी नहीं है, इससे ज्यादा आप क्या कहलवा देना चाहते हैं? नहीं, ये जो पोस्ट संजय झा ने डाला, शांभवी ने डाला, सबने डाला है, उसमें बीजेपी के भी तो लीडर हैं, वो नहीं है, ये अलग से मानते हैं आप उनको।
तो बीजेपी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर या इतनी बड़े शो किया, उसको लेकर नहीं हुआ। और कल जब वो जा ही रहे थे तब भी ये चर्चा हुई थी कि हेलीकॉप्टर तो चलने वाले नहीं है, तब भी सब लोग वो घोषणा पत्र से चले गए थे। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लग रहा है, आज अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा प्रशांत जी का, हाँ जी, प्रशांत किशोर जी का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो इस तरह से कैसे बोल रहे हैं। तो एक चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्रशांत किशोर कहीं नहीं जाएंगे एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ, लेकिन उनके एमएलए कहीं जा सकते हैं, इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा। कि मतलब हमारे 2-4 एमएलए जो भी आएंगे, 2-4 नहीं बोला उन्होंने, मतलब जो भी एमएलए आएंगे वो कहीं भी जा सकते हैं सरकार बनाने के लिए। पैसा लक्ष्मी जो है बड़ी चीज है। तो क्या ये उनके प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ा रहा है या कमजोर? इस बार तो आप कम बोले। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, मैं 25-30 विधायक भी जीतेंगे तो मैं कहूंगा तुमको जो करना है करो, जिसके साथ जाना है चले जाओ। नहीं तो वो तो अब तो ये है कि मतलब उनके नियंत्रण में ही नहीं हुआ ना। एक तो ये बात हो गई कि क्या होगा, और उन्होंने पहली हार वहां मानी जब अपने आप को विड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरी हार वो इस तरह से मान रहे हैं कि जब वो उनके एमएलए नहीं। तो ये सर्वे तो लगभग कंटिन्यूटी वाली बात बता रहा है, जैसा पिछली बार था वैसे। सर, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में बोल रहे हैं, आज 25वीं वर्षगांठ है नए छत्तीसगढ़ राज्य के बनने की। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं, बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है, और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया, तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का, और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का।